चलो बच्चों, जीवन में आगे बढ़ते हैं। गुस्सेट सुपर एमसीक्यू सीरीज में आज पढ़ने वाला है चैप्टर 2 बेस्ट 50 एमसीक्यूज। बरोबर है, मैंने सिलेक्ट किए है। हर एक मेथड का एक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही आएंगे। हाँ, इस मेथड के आएंगे, डेटा चेंज हो सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इससे पहले ये जो लेक्चर है उसके सारे एमसीक्यू एक बार ठीक से देख लो, और उससे थोड़ा गला खराब है, उससे अच्छा तरीका आपको बताता हूं कि जैसे डिस्प्ले पर क्वेश्चन आए, एक बार वीडियो पॉज कर दो, फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन देखो। बराबर है, सॉल्व हो जाता है तो उसका आंसर टैली करो, और जो नहीं होता है तो फिर वीडियो प्ले करके आगे देख सकते हो। बराबर है, तो बिना किसी टाइम को लॉस किए चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। पढ़ो क्या है। सबसे पहला, द लाइन इंटीग्रल of an electric field along the circumference of a circle of radius r drawn with point charge q at the center will be. But we know that the line integral of electric field gives the change of potential, मतलब potential difference from any one point to second point. तो हमको क्या बोला है कि कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, उसके सर्कमफरेंस पे आपको लाइन इंटीग्रल लेना है। तो हमको पता है कि जब हम यहां से जाके कोई भी दो पॉइंट के बीच में मोशन करेंगे, आप ये पॉइंट ले लो, दूसरा ये पॉइंट ले लो, तो वी नो दैट कि दिस डिस्टेंस इज आर, देन हियर पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर। क्या है के क्यू बाय आर? तो यहाँ का पोटेंशियल, कोई भी दो पॉइंट ले लो, वहां का पोटेंशियल सेम ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के कारण आंसर सी आएगा। Second, a particle having 1 gram mass of 1 gram and electric charge is 10 raised to minus 8 coulomb travels from a point A having electric potential 600 coulomb. थोड़ा डेटा गलत नहीं लग रहा है? ये वोल्ट आना चाहिए, ये वोल्ट आना चाहिए, 600 वोल्ट टू द पॉइंट बी having zero potential. What would be the change in kinetic energy? But we know that change of kinetic energy is equal to what? Work done. But what is work done? Work done is equal to minus q into डेल्टा v, क्योंकि वी आर वर्किंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो माइनस q, यहां पे क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो हम कहां पे जा रहे हैं? तो ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो वी बी माइनस वी ए लिख सकता हूं। चलो, माइनस क्यू कौन कितना चार्ज है? 10 टू माइनस 8। पोटेंशियल एट बी इज 600, नहीं, बी का पोटेंशियल 0 है, ए का पोटेंशियल 600 वोल्ट है। तो यहां पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू माइनस 6 जूल। कहां पर ऐसा आंसर? तो आपका आंसर आ गया सी। थर्ड वन, द एरिया ऑफ एवरी प्लेट शोन इन फिगर इन ए। भाई ये हर एक प्लेट का एरिया क्या है? ए। एंड द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव प्लेट इज डी। भाई दो सक्सेसिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस ये डी है। ओके, व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी? भाई ए एंड बी पॉइंट के बीच में हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले कैपेसिटर बनने की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। कैपेसिटेंस फॉर्म होने के लिए, कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए दो चीजें होती है। एक, दो प्लेट होनी चाहिए, और दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो, ये जो एक कैपेसिटर बना C1, उसकी एक प्लेट ए के साथ, दूसरी प्लेट बी के साथ, तो ये एक कैपेसिटर बनाएगा। ये जो स्पेस यहां पे जनरेट हो रहा है, उसकी एक प्लेट बी के साथ, दूसरी भी बी के साथ, भाई दोनों प्लेट बी के साथ, मतलब पोटेंशियल बी के साथ होगा, तो यहां पर कैपेसिटर जनरेट नहीं होगा। और यहां पे देख लेते हैं, तो भाई यहां पे इसकी एक प्लेट बी के साथ, एक प्लेट ए के साथ, तो अगेन यहां पे कैपेसिटेंस जनरेट होगा, है ना। तो यहां पे कितने कैपेसिटर बने? दो, एक और दो। और देखो, इसकी एक प्लेट ए के साथ, दूसरी प्लेट बी के साथ, इसकी एक प्लेट बी के साथ, दूसरी प्लेट ए के साथ, उसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में है। कौन से? पैरेलल नहीं, पैरेलल कनेक्शन में है, ए बी। तो यहां पे कैपेसिटेंस सी सी दोनों पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C। 2C की जगह पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 ए बाय डी। कहां पर ऐसा आंसर? बी। फोर्थ, a parallel plate capacitor is charged and then
आइसोलेटेड। भाई कोई भी कैपेसिटर है उसको हम बैटरी से चार्ज करेंगे। व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज। तो ये कैपेसिटर यहां से चार्ज ड्रॉ करेगा और इस पे चार्ज हो जाएगा क्यू। नाउ वी हैव आइसोलेटेड कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर को आइसोलेट कर दिया, मतलब अभी उस पे जो चार्ज आया वो कहीं पे जाने वाला नहीं है, चार्ज वही रहेगा। नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड इन इट। भाई इस पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे के। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट? मैंने बोला बैटरी को अलग कर दिया, मतलब अभी चार्ज क्यू चेंज होने वाला नहीं है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू विल रिमेन कांस्टेंट। बराबर है। चलो ये सबका देख ले। भाई पोटेंशियल हमको पता है, मीडियम में पोटेंशियल जो वैक्यूम में होगा उसका के पार्ट का होगा। कैपेसिटेंस की बात करें मीडियम में तो के टाइम हो जाएगा। और एनर्जी की बात करें तो हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c लिख सकते हैं। कोई बोलेगा सर 1/2 CV स्क्वायर क्यों नहीं ऐड किया? भाई यहाँ पे वी भी तो चेंज हो रहा है इसलिए मैंने नहीं किया। कांस्टेंट कौन है? क्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कैपेसिटेंस के टाइम होगा तो एनर्जी भी के पार्ट की हो जाएगी। लेकिन ये कब? जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट करके फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तब जाके। चलो फिफ्थ, एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर इज क्यू। चलो मान लेते हैं कि दिस वन इज अवर कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इज C एंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q. So the energy U is equal to what? It is Q square upon 2C, right? Initial energy is Q square upon 2C of our first capacitor. Now it is removed from a battery. भाई बैटरी से हमने इसको निकाल दिया। इनिशियली हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की थी V वोल्ट की, लेकिन अभी बैटरी निकाल दी। एंड देन कनेक्टेड टू अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर। इसके साथ हमने और एक कैपेसिटर लगा दिया जो अनचार्ज्ड कैपेसिटर है पहले। तो इस पे चार्ज Q था तो इस पे अभी हाफ हो जाएगा Q/2 Q/2। तो इसका नाम 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं। तो देखो फर्स्ट की एनर्जी क्या होगी? Q स्क्वायर अपॉन 2C, लेकिन इसका Q क्या है? Q/2 स्क्वायर अपॉन 2C। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 में बाहर ले लेता हूं और Q स्क्वायर अपॉन 2C। सो वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर विल बिकम 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। सेकेंड कैपेसिटर भी सेम ही है तो यहां पर ही U1 यही अपना U2 भी आ जाएगा क्योंकि दूसरा भी सेम है। तो आपको ईच कैपेसिटर की एनर्जी पूछी है। सो ईच कैपेसिटर एनर्जी कितनी है? U/4। टोटल सिस्टम की पूछेंगे, बट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम तो क्या होगा? U/4 तो वो U/2 हो जाएगी। सिक्स्थ, the capacitance of parallel plate capacitor formed by the circular plates of diameter 4 cm is equal to the capacitance of sphere of diameter 200 cm. Find the distance between two plates. देखो तो बच्चों, हमने एक कैपेसिटर बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन उसकी जो प्लेट्स है उसका शेप है सर्कुलर। हमने टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा उसमें तो प्लेट हम रेक्टेंगुलर या तो स्क्वायर लेते थे, लेकिन हमने प्लेट का शेप यहाँ पे सर्कुलर रखा है और ये जो सर्कल है उसकी रेडियस है स्मॉल r। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट इज d और इसका जो कैपेसिटेंस है उसको मैं बोल देता हूं C1, बट दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका डायमीटर कितना है 200। मतलब यहाँ पे एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी रेडियस में ले लूँ कैपिटल R और इसका ये 2 कंडक्टर वाला कैपेसिटर है, ये सिंगल कंडक्टर वाला कैपेसिटर, लेकिन दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो हमको पता होना चाहिए। चलो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε0 A/d और इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला R/k या 4πε0r लिख सकते हो, 4πε0r ये भी लिख सकते हो। चलो इसका एरिया क्या होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे ε0 एरिया होगा πr² अपॉन d इज इक्वल टू, इसका क्या होगा 4πε0r। पाई गए ε0 गए तो d को सब्जेक्ट बना दूंगा तो मैं r² अपॉन 4r। चलो r क्या है? r किसकी है? प्लेट की रेडियस। वो डायमीटर दिया हमको 4 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² का स्क्वायर। 4 तो है ही। ये किसकी रेडियस है? ये स्फेरिकल जो कैपेसिटर है उसकी, और उसका डायमीटर 200 सेंटीमीटर तो उसकी रेडियस आ जाएगी 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो 2 2 जा 4 4 कैंसल 1 इंटू 10⁻⁴ तो आपका आंसर आ जाएगा B 1 इंटू 10⁻⁴।
Seventh, the capacitance of variable capacitor joined with the battery of 100 volt is changed from 2 microfarad to 10 microfarad. What is the change in the energy stored in the capacitor? But we know that what is the formula of energy stored in capacitor? By volt V 1 half CV square. But initially capacitance was 2 and then we have made 10 microfarad. So the change of energy will be given by 1 half C2 V square minus 1 half C1 V square. So let take common 1 half and V square. So 1 half C2 minus C1 into V square. Putting the values 1 half C2 minus C1, 10 minus 2, 8 microfarad, 10 is to minus 6 and volt is 100 square. चलो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 जूल. तो आंसर क्या आ गया? 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 जूल. क्लियर? नेक्स्ट, a parallel plate capacitor is charged with a battery and then separated from it. Now if the distance between two plates is increased, what will be the change in electric charge, potential and capacitance? फिर से बोला मैंने, एक कैपेसिटर को हम V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया तो उस पर चार्ज आ गया Q, लेकिन फिर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज क्या रहेगा? भाई चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज फिर चेंज होने वाला नहीं है. लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो भाई पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू ED. जो D इंक्रीज होगा, सेपरेशन इज इंक्रीज्ड, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट इज इंक्रीज्ड. तो D इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज ही होगा. एंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन 0 A बाय D. इफ D इज इंक्रीज, कैपेसिटेंस इज डिक्रीज, उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में. तो आंसर क्या आएगा? रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज डिक्रीज. कहां पर है ऐसा? D. Ninth, 6 identical square metallic plates are arranged in figure. Length of each plate is L. The capacitance of this arrangement would be. But here we are given 6 plates, square plates. Each plate has length of L. Okay. Now हमको पता है कि भाई एक कैपेसिटर बनने के लिए 2 प्लेट्स चाहिए और 2 पैरेलल होनी चाहिए. So these 2 plate makes 1 capacitor. These 2 plates are not parallel, so they will not make any capacitance. And these 2 plates makes again capacitor, it is C2. चलो यहाँ पे डिस्टेंस D है तो ये कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन 0 A बाय D. इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन 0 A बाय 3D. Now suppose we have connected battery across these 2 points. So one plate of this capacitor is connected here and another plate is here. For this capacitor, one plate is here, another plate is here. So these both capacitors are in parallel connection. So in parallel connection, resultant is equal to C1 plus C2. तो आपका C1 क्या है? एप्सिलॉन 0 A प्लस D और यहाँ पे एप्सिलॉन 0 A बाय 3D. तो आपका आंसर आ जाएगा 4 बाय 3 एप्सिलॉन 0 A बाय D. लेकिन एक प्लेट का एरिया क्या होगा? L स्क्वायर. 4 बाय 3 एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर अपॉन द D. तो आंसर क्या बैठ जाएगा आपका? ये B आंसर आपका बैठ जाएगा. क्लियर? क्लियर. 10th, the following table, the area of plates, separation between plates are given in the nearby figure. Q versus V graph for them are shown. Determine which graph is for which capacitor. भाई देखो, we have given 3 combination. प्लेट एरिया दिया है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स दिया है. तो ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय D. ये जो कैपेसिटर है C2 उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन 0, एरिया 2 है तो 2A बाय D. और यहाँ पे C3 हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाय 2D, बिकॉज यहाँ पे सेपरेशन 2D है. सही है. और यहां पे हमको एक ग्राफ दिया है Q वर्सेस V का. वी नो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय V. इट मींस द स्लोप ऑफ ग्राफ Q वर्सेस V गिव्स कैपेसिटेंस. स्लोप का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट टू डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. तो इसका जो स्लोप होगा वो आपको कैपेसिटेंस देगा. तो सिंपल चीज है, इसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है,
फिर इसका और फिर इसका। तो इसमें से किसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है देख लो, तो C2 सबसे ज्यादा है भाई, C2 कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है, तो वो ग्राफ किसका होगा, 1 का, उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। फिर सेकंड नंबर पे कौन है भाई, सेकंड नंबर पे C1 है, इसके लिए 2 होगा, और C3 जो लास्ट वन है सबसे कम कैपेसिटेंस है वो 3 का होगा। तो कहां पर ऐसा आंसर 1C2 2C1 एंड 3C3, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। सही है, सही है, सही है, सही है, पक्का सही है, क्यों सही नहीं है, बराबर है। नेक्स्ट 11, a V versus X graph for an electric field in X direction is shown in figure. In which region the magnetic field, magnitude of electric field maximum? But we know that E is equal to derivation of potential with respect to distance, right? So from this graph, V versus X graph, if we need potential electric field, we need slope, because slope is delta V upon delta X, and we are asked here magnitude. So इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो सिंपल हो गया, जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होगा, वहां पे पोटेंशियल सबसे, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। तो आपके सी केस में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। 12th, the distance between electric charges q coulomb and 9 q coulomb is 4 मीटर। भाई यहाँ पे दो चार्ज दिया है, एक q चार्ज और दूसरा दिया है आपको 9 q चार्ज, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 4 मीटर। What is the electric potential at point on joining them where the electric field is 0? चलो यहां से कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ये आपको फाइंड करना है। नहीं, क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल, भाई हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, लेकिन कहां पर वी फाइंड करना है, लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, जहां पे फील्ड 0 हो रहा है, जहां पे देखो ये जो और वो वाला न्यूमेरिकल है कि जहां पर पोटेंशियल, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है वहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमको वो पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि चलो Q है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में कहां पर मिलेगा, तो ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं टोटल डिस्टेंस 4, तो ये हो गया 4 - x। और यहां पे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो E1 इज इक्वल टू E2 ले लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा, KQ अपॉन x स्क्वायर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा, K 9Q अपॉन x स्क्वायर। तो KQ निकल गया, तो यहां पे ऊपर ला देंगे तो 4 - x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहां पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 - x अपॉन x इज इक्वल टू 3, 4 - x इज इक्वल टू 3x, 4x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपका ये डिस्टेंस आ गया 1 मीटर है, और ये आपका 3 मीटर हो गया। तो हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, लेकिन हमको तो फाइंड करना था पोटेंशियल। तो हमको पता है कि जितने चार्जेस उतने पोटेंशियल, तो एक है आपका V1, दूसरे के कारण V2। तो V का फॉर्मूला क्या है, KQ/R, तो KQ, और यहां से ये पॉइंट का डिस्टेंस है 1 मीटर, प्लस दूसरा चार्ज है अपना 9Q, और वहां से यहां पे पोटेंशियल, तो K 9Q अपन वो डिस्टेंस है 3, तो ये KQ और 3KQ, तो आंसर आ गया 4KQ वोल्ट, आना ही चाहिए, अच्छा था। 13, इफ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 600 माइक्रोफैराड, ये आपको सी दिया है, इज चार्ज्ड एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 50 माइक्रोकूलम, यहां पे कूलम आना चाहिए, माइक्रोकूलम पर सेकेंड, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 10 वोल्ट। लुक एट हियर, द रेट ऑफ चार्जिंग इज 50 माइक्रोकूलम पर सेकेंड, उसका मतलब 1 सेकेंड में इतना चार्ज जा रहा है, तो इन t सेकेंड्स टोटल चार्ज इज इक्वल टू 50 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 इंटू t, हर सेकेंड पे इतना चार्ज जा रहा है, तो t टाइम में इतना जाएगा। और फिर हमको क्या करना है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज करना है, कहां तक, 10 वोल्ट। उसका कैपेसिटेंस हमको दिया है 6 माइक्रोफैराडे, तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV,
Q लिख लो 50 इंटू 10⁻⁶ इंटू टी। कैपेसिटेंस हमारे पास 600 माइक्रोफेराड है 10⁻⁶, और ये वोल्टेज 10 करना है। तो देखो पावर तो निकल गई यहाँ पे, तो T इज इक्वल टू, एक जीरो भी कट हो गया, तो 600/5 ये हो जाएगा 120 सेकेंड्स। कहां पर है ऐसा आंसर? तो आंसर आ गया डी, सही है। 14, फॉर अ कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज 5x एंड देन is 5x and the electric field between them is E0. But initially there were two plates, distance between two plate is x 5x and the electric field between two plate is E0. Now a dielectric slab having dielectric constant 3 by k कितना है 3 and thickness x is placed between them in contact with one plate. In this condition what is the PD? भाई ये जो प्लेट थी दोनों, उसके बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया। इसकी कितनी थिकनेस वाला x, तो रिमेनिंग पार्ट में अभी भी वैक्यूम या एयर ही है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो E0 है, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E0/3 हो जाएगा। वी नो दैट कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में E0 है, तो के डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में वो केथ पार्ट का हो जाएगा। क्लियर? तो फिर मुझको यहां से यहां का पीडी फाइंड करना है, तो भाई यहां का पीडी V1, यहां का पीडी V2, और सीरीज कनेक्शन मान लेते तो V1 प्लस V2। चलो यहां पे लिखे V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू ED है। तो चलो यहां पे लिखे E मतलब E0/3, D आपका क्या है X, यहां पर देखे तो E0 और 4x, तो ये क्या हो गया 13/3 E0x। कहां पर ऐसा आंसर, ये रहा 13/3 E0x। 15, in one electric field 3 coulomb electric charge experiences this much force. The PD per unit centimeter in the field is, ओके देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बस सबसे पहले हमको पीडी चाहिए, तो V इज इक्वल टू ED, लेकिन पर सेंटीमीटर पूछा है, तो सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻²। E हमको फाइंड करना है, लेकिन E का फॉर्मूला क्या है, F/Q लिख लेते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज 3 × 10⁻3। चार्ज इज गिवन 3 कूलम मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। 3 कट हो गया और ये हो गया 10 वोल्ट। सिंपल चीज है। 16, एक मिनट देख ले, सही है, सही है, पर सेंटीमीटर पूछा है, बरोबर ना। 16, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम हैविंग z इज इक्वल टू 50 इज दिस, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर इट्स सरफेस। भाई देखो ये स्फीयर एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस में z उसका एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूक्लियस में z जितने क्या होंगे, अरे यहां पे थोड़ा गलती है, न्यूक्लियस पूछा है, ओके गलती नहीं है, हमारे ड्रॉ करने में गलती है, न्यूक्लियस की सरफेस पे पूछा है ना। तो भाई एक न्यूक्लियस है जिसमें z जितने उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसमें z जितने प्रोटॉन होंगे, जो उसकी रेडियस r होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे z प्रोटॉन, तो चार्ज क्या हो गया, एक प्रोटॉन का E, तो z प्रोटॉन का Ze, और पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, K की जगह पे 9 × 10⁻⁹, Q अपना क्या हो जाएगा Ze, यहाँ पे लिख सकते हैं ना Ze/R। चलो Z क्या है 50, E क्या है 1.6 × 10⁻19 एंड रेडियस इज गिवन 9 × 10⁻15, तो 9 कट हो गया, ये हो गया 80 और ये 10⁻5, तो आंसर आ गया 8 × 10⁻6, मतलब कौन सा आंसर, बी। 17, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। भाई देखो तो 5 कैपेसिटर है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, ये दोनों का मिला के मैं एक ही कैपेसिटर बोल देता हूं, ये दोनों को निकाल दो, और ये दोनों का निकाल के मैं एक ही कैपेसिटर बोल देता हूं C12। ये दोनों, वैसे ये दोनों का भी मैं निकाल के एक ही कैपेसिटर बोल देता हूं C45। तो आपकी फिगर ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये आपका हो गया C12 और यहाँ से ये कनेक्टेड है, फिर आ गया ये C3
और फिर यहाँ पे C45 आ जाएगा, C45, लेकिन इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दिया है और आपकी सर्किट फिर ये हो गई। तो आप देख सकते हो कि भाई ये जो कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट एक वायर से कनेक्टेड है, यहाँ पर वैसे भी दोनों कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर नहीं बनेगा। कैपेसिटर बनने के लिए बोथ प्लेट्स शुड हैव डिफरेंट पोटेंशियल, बराबर है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ये कैपेसिटर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो बचा कौन सर्किट में? C3 बचा, सिर्फ C3, तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा C3। 18, द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये यूनिट लिखा है, यूनिट लेंथ ऑफ सेमी कंडक्टर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R इज लैम्बडा। भाई यहां पे एक रिंग दी है जिसकी रेडियस है क्या? R, है ना। यहां पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, भाई यहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। सो V इज इक्वल टू व्हाट? KQ/R। सिंपल चीज है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज लोगे उसका डिस्टेंस सेंटर तक R ही आएगा, तो KQ/R ही आएगा। लेकिन हमको रिकॉग्नाइज क्या करना है कि चार्ज क्या है। तो भाई इसका मतलब क्या है? लैम्बडा का मतलब क्या है? इट इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो 1 मीटर में लैम्बडा जितना चार्ज होगा तो इसका सर्कमफ्रेंस जो होगा वो कितना होगा? πr, है ना। तो लैम्बडा पर यूनिट लेंथ में चार्ज, तो πr में कितना? तो इतना। तो ये अपना चार्ज हो गया। के की जगह पे लिख सकते हैं, के ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, के ही लिखना है। ये हो गया लैम्बडा πr अपॉन r, r निकल गया तो आपका आंसर आ गया k पाई लैम्बडा। 19, the distance between two charges 1 microcoulomb and 3 microcoulomb is 8 सेंटीमीटर। भाई एक चार्ज था 1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज था 3 माइक्रोकूलम, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज 8 सेंटीमीटर। द पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, भाई मिड पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए यहाँ पर। तो सिंपल है, ये डिस्टेंस भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। भाई टोटल पोटेंशियल मतलब क्या? जितने चार्जेस उतने पोटेंशियल, तो V1 प्लस V2। इसका पोटेंशियल यहाँ पे होगा KQ1 अपॉन R1, लेकिन मैं R ही लेता हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस भी R है, ये भी R है, प्लस इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल KQ2 अपॉन R। दोनों का R1 R2 जो अलग अलग होगा तो आपको अलग लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो सेम है इसलिए मैंने सेम ले लिया। तो K अपॉन R ब्रैकेट में हो गया K1 प्लस K2। K क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹। दोनों का डिस्टेंस क्या है? 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻²। और Q1 प्लस Q2 1 प्लस 3 मतलब हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶। 4 4 कैंसल हो गए, तो 9 इंटू 10⁵। कहां पर ऐसा आंसर? आपका आंसर आने वाला है D, 9 इंटू 10⁵। 20, पढ़ो ध्यान से। अ कैपेसिटर, ये आगे वही है। अ कैपेसिटर ऑफ 30 माइक्रोफैराडे इज चार्ज्ड विथ कांस्टेंट करंट ऑफ 30 मिली एम्पियर। ये आपको करंट दिया है I। C कैपेसिटेंस ये रहा। इफ इट इज नॉट चार्ज्ड इन द बिगिनिंग, इनिशियली चार्ज नहीं है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू ऑब्टेन 400 वोल्ट चार्ज? बराबर है भाई, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, लेकिन Q की जगह पे हम IT भी लिख सकते हैं, जो करंट CI होगा तो ये होगा। तो T इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया? CV अपॉन I। C क्या है बच्चों? 30 माइक्रोफैराडे 10⁻⁶। V क्या है? 400 करना है हमको, और I क्या है? 30 मिली एम्पियर, 30 इंटू 10⁻⁻3। तो 30 कट हो गए, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.4 सेकेंड आंसर आ ही जाएगा। सही सही। चलो 21, पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है? कंसिडर द अर्थ ऑफ रेडियस 6408 किलोमीटर एज अ स्फेरिकल कंडक्टर, इट्स कैपेसिटेंस इज। भाई अर्थ कैसी है? स्फेरिकल, और हमको पता है कि जो कोई R रेडियस वाला स्फीयर है तो उसका कैपेसिटेंस होगा R/K। R इज 6408 किलोमीटर, किलोमीटर का मीटर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3, और K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। चलो यहाँ से करें तो ये 7, एक बचा तो 1 आएगा, 18 हुआ तो 2 आएगा, इंटू 10⁻⁶ फैराडे, तो ये हो गया 712 माइक्रो फैराडे।
22. द रेडियस ऑफ चार्ज्ड होलोस्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। भाई एक होलोस्फीयर है, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कैपिटल आर लिख देता हूं, 10 सेंटीमीटर। इफ v इज द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट अवे फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, तो ये उसका सेंटर है, वहां से 5 सेंटीमीटर पे यहां पे पोटेंशियल है v। देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट अवे फ्रॉम 15 सेंटीमीटर। भाई यहां से 15 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल मुझको चाहिए, और ये डिस्टेंस है आपका 15 सेंटीमीटर। तो देखो, ये जो स्फीयर है उस पर मैं चार्ज मान लेता हूं q। तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू KQ/R। चार्ज सेम है तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो देखो, मैं पहले गलती वाला गिन रहा हूं क्वेश्चन। तो हमको जनरली पता क्या है कि भाई v2/v1 इज इक्वल टू, उल्टा रेशियो लेंगे क्योंकि उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो R1/R2। चलो, हमको पता क्या है कि भाई जब डिस्टेंस 5 था तब पोटेंशियल v था। अभी डिस्टेंस 15 को फाइंड करना है 15 सेंटीमीटर पे, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो v2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे v को सामने पे देंगे तो v, और ये हो जाएगा 1/3, और हम टिक करके आएंगे a। लेकिन समझो ये गलत होगा, v/3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन वो हर पॉइंट पे फॉलो नहीं होता है। जब तक आप सेंटर से उसकी सरफेस तक जा रहे हो, सेंटर से सरफेस तक, तो हमको पता है कि होलोस्फीयर के लिए उसके अंदर का कोई भी पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल उसकी सरफेस जितना ही होगा, हर एक जगह पे पोटेंशियल v ही होगा। तो भले हमको यहां पर बोला है, लेकिन ये रूल्स फॉलो करने के लिए, ये फॉर्मूला फॉलो करने के लिए यहां तक पोटेंशियल v होगा। तो आपको आपका R1 डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। याद आया? क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक आपका पोटेंशियल v है, और उसके बाद उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में है, मतलब हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो डिस्टेंस 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये 5 नहीं 10 आना चाहिए। पता चला क्यों? क्योंकि यहां तक पोटेंशियल v ही रहने वाला है। तो आपका आंसर 2v/3 आएगा। तो आंसर आपका बैठ गया b। 23. 3 charges -q -q are at equal distance on straight line। चलो भाई देख लेते हैं। यहां पर है एक -q, यहां पर है एक q, और यहां पर है एक -q, और स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब ये डिस्टेंस r मान लेता हूं, ये डिस्टेंस r मान लेता हूं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच सिस्टम इज 0, भाई पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, सो q/q इज, हमको पता है कि कोई एक चार्ज है q1, दूसरा चार्ज है q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ1Q2/R। ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम बनने के लिए एक पेयर चाहिए, और ऐसी यहां पे कितनी पेयर बनेगी, 1 2 और 3, और टोटल पोटेंशियल मतलब क्या, सबका एल्जेब्रिक सम, 1 2 का, 2 3 का, 1 3 का, कर सकते हैं ना। ओके, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों की एक पेयर बना देते हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2r। लेकिन ये पोटेंशियल, चलो ये दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, K -q अपॉन डिस्टेंस कितना, दोनों के बीच का 2r। चलो ये दोनों का प्लस K Q -q अपॉन डिस्टेंस कितना, ये दोनों के बीच का r, और ये पेयर भी सेम ऐसी ही पेयर है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, लेकिन सबका सम 0 हो रहा है, टोटल एनर्जी इज 0। चलो K -q 0, r 0, तो यहां पे हो जाएगा -q/2 इज इक्वल टू, ये ऑपोजिट जाएगा तो 2q, वो भी माइनस हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे 2 माइनस निकल गए, तो स्मॉल q इज इक्वल टू 1/4। कहाँ पर ऐसा आंसर, बी। चलो 24. इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट इज 15 माइक्रोफैराडे, देन सी। भाई देखो, ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैराडे, और दूसरा सी, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, भाई सीरीज में इक्विवेलेंट मतलब दोनों का प्रोडक्ट 20 × c, मैं माइक्रोफैराडे नहीं लिखता हूं, आ जाएगा, तो
20 प्लस सी, दो कैपेसिटर एक दूसरे के सीरीज कनेक्शन में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 C2 अपन C1 प्लस C2, और इसका मिला के टोटल हो रहा है कितना, हमको दिया है 15 माइक्रोफेराड है, तो चलो यहाँ पे 15 ही लिखते हैं, तो 20C प्लस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 300 प्लस 15C, इसको ऑपोजिट लाएंगे तो 5C इज इक्वल टू 300, C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफेराड है। कहाँ पर ऐसा आंसर, डी में आंसर आ जाएगा। 25th, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। भाई ए एंड बी ये दोनों के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो इनिशियली हम देख लेते हैं, चलो यहां से निकलेंगे तो ये पहले आया, फिर ये दोनों आए, अभी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में है, तो इनका दोनों का मिला के हम यहाँ पे करेंगे तो 2 और ये हो गया 4 माइक्रोफेराड है। सिमिलरली ये पाथ से आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे, तो इसका क्या होगा 2 माइक्रोफेराड है, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो सीरीज कनेक्शन के लिए क्या होता है C/N, 4 4 के 2 मतलब 4/2, तो ये 2 हो गया, तो यहां से ये 4 ये 4 मतलब ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए, तो आपकी सर्किट क्या हो गई, ये 2 माइक्रोफेराड है और नीचे भी 2 माइक्रोफेराड है, तो आपका टोटल देखो ये दोनों का मिला के कितना हुआ 4, ये 4 इस 4 के साथ सीरीज में, मतलब ये दोनों का मिला के हो गया 2 और ये दोनों का भी 2, तो टोटल अभी हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में 4। कहां पर ऐसा आंसर, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। 26, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज। भाई यहाँ पे देख ले तो मैंने आपको पॉइंट ट्रांसफर करना सिखाया था, क्या कि बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, सिंपल वायर से कनेक्टेड है, तो ऑल पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ए है तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए ही होगा, और यहाँ का पोटेंशियल बी के बराबर है तो यहाँ पर भी बी के बराबर ही होगा। तो अभी तीनों कैपेसिटर को देखेंगे तो इसकी एक प्लेट ए के साथ, दूसरी प्लेट बी के साथ, इसकी एक प्लेट ए के साथ, दूसरी प्लेट बी के साथ, इसकी एक प्लेट ए के साथ, इसकी एक प्लेट बी के साथ, मतलब तीनों 3 पैरेलल कनेक्शन में हो गए, और पैरेलल कनेक्शन में हो जाएगा तो 3C 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9 माइक्रोफेराड। 27, कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफेराड। बस देख लो तो ये कैपेसिटर था, ये एक कैपेसिटर था, पहले यहां पे एयर हुआ करती थी, मतलब यहां पे एयर थी, ये प्लेट का एरिया ए ले लेते हैं, टोटल एरिया ए, और ये डिस्टेंस डी ले लेते हैं, तो इनिशियल कैपेसिटेंस C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी, और ये कैपेसिटेंस आपको दिया है 10 माइक्रोफेराड, इनिशियल 10 था। फिर हमने क्या किया, नाउ व्हाट विल बी द, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो स्पेस थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे फिलअप कर दिया, एक का डाइलेक्ट्रिक K1 है, दूसरे का K2 है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर बनेंगे, एक ये कैपेसिटर बना C1 और एक ये कैपेसिटर बना C2, और इसकी एक प्लेट यहाँ पर, 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 मतलब दोनों पैरेलल कनेक्शन में हो गए, और पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट क्या होगा C1 प्लस C2। चलो इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई फॉर्मूला ये था, लेकिन K1 है तो K1 एप्सिलॉन 0 A/2 अपॉन डिस्टेंस D प्लस, सिमिलरली इसके लिए K2 एप्सिलॉन 0 A/2 अपॉन D, पे सब में से कॉमन निकल जाएगा, एप्सिलॉन 0 अपॉन 2 नीचे आएगा दोनों में कॉमन, और K1 प्लस K2। चलो एप्सिलॉन 0 A/D वो तो हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे बाई 2, सी K1 प्लस K2 दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास है 2 + 4 ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 30 माइक्रोफेराड आ जाएगा। कहाँ पर ऐसा आंसर, तो हो गया 30 माइक्रोफेराड। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, भाई हमने इनिशियल में जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको 100% मान लो, तो आपने नया पोटेंशियल कितना कर दिया 20% इंक्रीज कर दिया, तो 120% हो गया। द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर इंक्रीजेस टू कितने परसेंट, भाई वी नो दैट व्हेन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज विद पोटेंशियल डिफरेंस V, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 CV²। C अभी सेम है, ये भी सेम है, तो U इज प्रोपोर्शनल टू V², तो यहां पे लिख सकते हैं U2 अपॉन U1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 का स्क्वायर। चलो V2 कौन है 120%, V1 कौन है 100,
और इसका स्क्वायर, चलो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.44, 1.2 होगा और उसका स्क्वायर मतलब U2 अपॉन U1 ये आ गया। तो U2 आपका क्या हो गया 1.44 U1। देखो एक इजी तरीका बताता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज में आ गया, मतलब फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 144% ऑफ U1। इनिशियल जो माना जाएगा वो ऑलवेज 100% होगा, इनिशियल हमेशा क्या होगा 100%, लेकिन उसके ऊपर 44 मतलब देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 44% इन एनर्जी। तो आंसर आएगा डी, आप चेंज भी ले सकते हो। 29, a capacitor having C amount of capacitance is charged with V1 voltage and is joined with another similar capacitor but with dielectric medium of dielectric constant K after disconnecting from the battery. The common PD is gained as V2, then K is। भाई सिचुएशन क्या है समझने का ट्राई करो। एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस था C, उसको हमने पहले V1 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, बराबर है। फिर सेम ऐसा कैपेसिटर था लेकिन इसके अंदर एक के डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम फिलअप था, है ना उसका। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, C1 आपका C होगा तो C2 आपका KC होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मीडियम दो प्लेट्स के बीच का मीडियम के डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ का कैपेसिटेंस KC हो गया। और ये अनचार्ज्ड है, अभी क्या करेंगे ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ये आपका C आया, ये आपका KC आया और ये दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे कॉमन पीडी क्या होगा, तो भाई कॉमन पीडी ये दोनों के बीच में बोला है, कॉमन पीडी इज नाउ V2। देखो कॉमन V2 बोला है, इसका V2 नहीं है, ये तो पहले से अनचार्ज्ड था। तो हमको पता होना चाहिए कि V कॉमन इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये पूरा थियरी मैंने आपको लिखाया है। एक कैपेसिटर को चार्ज किया, C1 को V1 से, C2 को V2 से और फिर कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सब कुछ मैंने लिखा, एनर्जी वेस्ट क्या होगी, वो सभी फॉर्मूले लिखा है। तो यहाँ पे C1 को हमने C है जिसको हमने V1 से चार्ज किया था, C2 जो है वो तो KC था लेकिन पहले तो वो अनचार्ज्ड था, इसलिए इसका 0 आएगा पोटेंशियल। ये C प्लस यहाँ पे KC हो गया और जब कनेक्ट कर दिया दोनों को तो कॉमन पोटेंशियल V2 आ रहा है, तो ये V2 नहीं है, ये आपका V2 है। तो देखो तो भाई V2 आपका हो जाएगा, C सब में से निकल जाएगा तो C V1 अपॉन K प्लस 1 और C निकल गया, तो यहाँ पे सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो K V2 प्लस V2 इज इक्वल टू V1। V2 को अपोजिट भेजेंगे तो K V2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, तो K आपका हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन V2। कहाँ पर ऐसा आंसर, ये रहा, सही है। 30, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इज इक्वल टू E0 x स्क्वायर I कैरेट। द पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 10 मीटर विथ रेफरेंस टू दिस पॉइंट। भाई याद करो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, P का पोटेंशियल Q के रिस्पेक्ट में, V का पोटेंशियल Q के रिस्पेक्ट में, तो ये नेगेटिव VP माइनस VQ। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लेकिन कहां से कहां तक, जिसके रेफरेंस में है वो नीचे आएगा और जिसका है वो ऊपर आएगा, ये फॉर्मूला था। तो आपको यहां पे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है 10 पे, किसके रेफरेंस में, 15 के रेफरेंस में। तो यहां पे लिख देते हैं माइनस 15 नीचे आएगा जिसके रेफरेंस में, और 10 पे फाइंड करना है। E क्या है, E0 x स्क्वायर, और यहां पे मैं dx लिख देता हूं, चलो हो गया। तो माइनस E0 x क्यूब बाई 3 इसका इंटीग्रेशन, और ये 15 टू 10 हो जाएगा। तो यहां पे माइनस E0 बाई 3, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट, तो 10 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, तो माइनस E0 बाई 3, यहाँ पे ये क्या होगा 1000 माइनस 15 का क्यूब क्या होता है, यूज करो कैलकुलेटर, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 क्या होता है 3375, 3375,
चलो तो -E0/3 और ये -2375 हो जाएगा और फिर उसको -1000 कर देता हूँ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ तो आंसर क्या गया 791.66 माइनस माइनस प्लस 791.66 E0 कहाँ पर है आंसर। ओके तो हमको आंसर मिल गया डी। क्या मिल गया? डी मिल जाएगा। सही है, सही है। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं आ रहा है पॉकेट में। नेक्स्ट 31. A parallel plate capacitor is made by putting n metal plates having equal एरिया वन आफ्टर अनदर एट इक्वल डिस्टेंस। भाई एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, ऐसे करके करके हमने एन प्लेट्स रखी। जो एन प्लेट्स रखेंगे, एक प्लेट बनने के, एक कैपेसिटर बनने के लिए दो प्लेट्स चाहिए। तो ऐसी एन जो हम लाइन में रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने बनेंगे? n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे। कितने कैपेसिटर्स बनेंगे? n-1। एंड द इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट्स, भाई दो प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस C दिया है, देन द रिजल्टेंट, भाई ऑल प्लेट्स आर इन सीरीज कनेक्शन, सभी जो कैपेसिटर बने वो सीरीज में आ जाएंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n, लेकिन यहाँ पे n नहीं है, n-1 है, तो आपका फॉर्मूला C आ जाएगा। आंसर क्लियर। 32. Two capacitors of equal dimensions are connected in series with 10 volt battery as shown in figure. Liquid of dielectric constant 3, यहाँ पे 3 dielectric constant है, is filled in both capacitor B. The PD of both capacitor. भाई चलो देख लेते हैं। भाई इसका कैपेसिटेंस मुझको पता नहीं है, मैं मान लेता हूं इसका कैपेसिटेंस C, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 3C। सही लिखा मैंने। देखो दो इक्वल कैपेसिटर्स है, लेकिन यहाँ पे एयर है तो मैंने इसका C माना, तो जो K डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे KC हो जाएगा। K हमारे पास है 3, तो मैंने 3C लिख दिया। तो हमको क्या फाइंड करना है? द PD ऑफ बोथ कैपेसिटर्स। एक फॉर्मूला डिराइव करके देता हूँ, वैसे देखोगे तो मैंने नोट्स में लिखा है, लेकिन यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। चलो ये दोनों एक दूसरे के सीरीज कनेक्शन में, मतलब दोनों में सेम क्या होगा? Q होगा। इसको मैं बोल देता हूँ C1 और इसको मैं बोल देता हूँ C2, है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2, और यहां से जो चार्ज आ रहा है, चार्ज तो दोनों में सेम होगा। यहां का चार्ज भी Q होगा, यहां का Q है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो चार्ज दोनों में सेम है। तो यहां पे हो जाएगा C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो यहां पे लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू C1/C2। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे की तरफ डिविडेंड कॉम्पोनेंडो कर देते हैं, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू यहाँ पे C1 प्लस C2 हो जाएगा। अभी ये देखो तो V1 प्लस V2, भाई इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, तो ये दोनों मिला के टोटल पोटेंशियल आपका V हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V1/V इज इक्वल टू C1 अपॉन, ये मैंने गलत किया ना, ये मैंने गलत किया, मुझको रियलाइज हुआ मैंने कुछ गलत किया। यहाँ पे V1/V2, तो यहाँ पे हो जाएगा C2/C1 हो जाएगा। तो यहाँ पे C2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C2, यहाँ पे C2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे C1 प्लस C2, तो आपका V1 क्या आएगा देख लो। भाई V1 आपका आ गया C2V/C1 प्लस C2, और V2 क्या आएगा? C1V/C1 प्लस C2। देखो इसका पोटेंशियल गिनना है V1, तो टोटल पोटेंशियल के साथ इसका कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करके टोटल कैपेसिटेंस से डिवाइड कर देना है। तो V1 देखेंगे तो C2 कौन है? भाई C2 आपका 3C है। V क्या है? वो तो आपका 10 है, और C प्लस 3C मतलब नीचे 4C हो जाएगा, तो ये निकल गया 30/4, तो ये 7.5 वोल्ट आ गया। और उसी से V2 देखेंगे तो भाई V2 में C1 आपका C था, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4C, तो ये निकल गया, तो 2.5 वोल्ट आ जाएगा। नहीं तो क्या करोगे, इसका 7.5 10 में से माइनस कर दो तो 2.5 आ जाएगा। तो आपका रिस्पेक्टिवली देखे तो 7.5 और 2.5 आ जाएगा। 33. अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर मतलब कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक constant K between the plates have a capacity C
and is charged to potential volt V volt. The dielectric slab is slowly removed from the net work done by the system in these processes. बोलो क्या था समझते हैं. बैटरी हमने रिमूव नहीं की है. ये एक V वोल्ट की बैटरी है जिसके साथ एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड है C, और इनिशियली पहले से यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस था. अभी ये C बोला है तो प्लेट के साथ बोला है, मीडियम के साथ बोला है या अलग से बोला, ये कंफ्यूजन हो गया यार. यहाँ पे उनको थोड़ा क्लियर करना चाहिए. देखो क्या बोला है, मैं एक सिंपल चीज समझा देता हूं. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट हैज कैपेसिटी C. तो जब मीडियम था तब उसका कैपेसिटेंस C था. जब मीडियम था तब उसका कैपेसिटेंस C था. तो उसकी एनर्जी क्या होगी, U0 इज इक्वल टू 1/2 CV². हुई कि नहीं हुई. अभी क्या हुआ, अभी हमने बैटरी को कनेक्टेड ही रखा. देखो ऐसा भी नहीं बोला है कि बैटरी रिमूव की है. और फिर हमने क्या, बैटरी जो कनेक्टेड रखेंगे, चलो हम दोनों केस मान लेते हैं, दोनों केस गिन लेते हैं, बरोबर है. और फिर हम क्या, बैटरी कनेक्टेड रख के यहां से स्लैब निकाल देने वाले हैं. तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, 1/2. भाई कैपेसिटेंस केथ पार्ट का हो जाएगा. कैपेसिटेंस पहले C था, लेकिन जब आप स्लैब रिमूव कर दोगे तो C/K हो जाएगा. और बैटरी V ले लो क्योंकि हमने कनेक्टेड रखा है, तो फाइनल एनर्जी ये हो गई. तो जो हमको क्या करना है, वर्क डन गिनना है. तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी. इसमें से ये माइनस करेंगे तो दोनों में से 1/2 CV² कॉमन, और ये 1 - 1/K. तो आपका आंसर ऐसा आना चाहिए, 1/2 CV² K - 1/K आंसर आना चाहिए. लेकिन ऐसा कोई आंसर है नहीं. तो चलो बैटरी रिमूव करके देख लेते हैं. भाई बैटरी रिमूव करके देख लेंगे तो क्या होगा, जो बैटरी रिमूव हो जाएगी तो चार्ज, मतलब यहां पर थोड़ा लफड़ा तो है, इसमें कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा है. मेरे हिसाब से क्या होगा वो मैं समझा देता हूं आपको. ये तो ठीक है, देखो यहां पे थोड़ी गलती है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, लेकिन उसको करेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है. चलो तो देख लेते हैं बच्चों कि मान लो कि इनिशियली क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस वैसे देखने जाए तो C होगा, लेकिन जो K डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम भरा हुआ है तो इनिशियली कैपेसिटेंस हो जाएगा KC. तो इसकी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी KC × V², 1/2 CV². जब आपने मीडियम स्लैब निकाल दिया तो यहाँ का कैपेसिटेंस C हो गया, तो उसकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी 1/2 CV². तो आपको वर्क डन चाहिए तो फाइनल में से ये माइनस कर दो तो 1/2 CV² कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में K - 1. तो आंसर ये बैठ जाएगा. लेकिन ये हमने सेट किया सही नहीं है, बराबर है. चलो 34. In certain region the electric potential is given by this formula. By potential is given by 2x²y. ये एक ज्यादा हो गया है, ये एक ज्यादा हो गया है, मतलब ये दो ही ले लो, प्लस 3y³ माइनस 4z की 4 पावर into x. Find the components of electric field vector at point 111. But we know that electric field is equal to del V upon del R. मतलब क्या, partial derivation with respect to distance of potential. तो एक काम करते हैं, मुझको सबसे पहले x कंपोनेंट चाहिए. भाई x कंपोनेंट चाहिए तो मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करूंगा और आएगा i कैरेट. चलो तो माइनस ब्रैकेट में इसका डेरिवेशन. और पार्शियल डेरिवेशन मतलब क्या, कि जितने भी वेरिएबल्स है उसमें से आप जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हो सिर्फ उसी को वेरिएबल गिनना है, बाकी को कांस्टेंट ले लेना है. उसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेशन. क्लियर हो गया. तो समझो, जब x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन करेंगे तो बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे. तो यहां पे 2 कांस्टेंट y कांस्टेंट, लेकिन x² का डेरिवेशन हो जाएगा 2x, इसका डेरिवेशन हो जाएगा 0. यहां पे -4z की 4 पावर और x का डेरिवेशन 1. और आपको फाइंड करना है 111 पॉइंट पे. तो चलो यहां पे 1 रखे, -1 तो यहां पे 2 × 2 मतलब हो जाएगा 4. यहां पे माइनस, यहां पे 1 रखेंगे तो 4, ये हो गया 0,
बराबर। आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0। चलो वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ये जे कैरेट माइनस, इसका डेरिवेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे 2x² कांस्टेंट और y का डेरिवेशन 1, यहां पे 3z कांस्टेंट और y³ का हो जाएगा 3y²। यहां तो y है नहीं तो इसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा, और फिर यहां पे रखेंगे 1 1 1, तो यहां पे 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 1, तो ये हो जाएगा 9, तो यहां पे हो जाएगा -11। सिमिलरली यहां पे z करेंगे तो ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल जेड। चलो इसका डेरिवेशन करेंगे तो यहां पर तो z है नहीं तो इसका डेरिवेशन 0 हो गया, प्लस 3y³ z का 1 और इसका ये हो गया। यहां पे x कांस्टेंट 4 कांस्टेंट तो -4x और इसका हो जाएगा 4z की 3 पावर हो गया। और अभी 1 1 1 पॉइंट यहां पे रख देंगे तो माइनस ब्रैकेट में 1 रखेंगे तो 3, माइनस 1 रखेंगे तो 16, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13 k कैरेट हो गया। k कैरेट यहां पे लिख सकते हैं। तो आपका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -11, z कोऑर्डिनेट 13। कहां पर ऐसा आंसर? तो आपका आंसर कहां पर ऐसा? ओके, लेकिन यहां पर थोड़ी गलती है, यहां पे प्लस होना चाहिए, है ना। ये -11 है और वो +13 है, तो आपका ये आंसर सही बैठ रहा है, लेकिन यहां पे प्लस होना चाहिए, बराबर है। 35, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलो देख लेते हैं भाई, यहां पे देखो तो ये दो कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर है, और बीच में एक वर्टिकल हमने कनेक्ट कर दिया है। तो चलो रेशियो ले लेते हैं 1/2। यहां पे देख लेते हैं 3/6 मतलब 1/2, तो ये तो कौन हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। भाई व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा तो बीच वाला शॉर्ट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। तो आपकी फिगर कैसे बैठेगी? ये आपका 1, ये 1 माइक्रोफेराड है, ये आपका 3 माइक्रोफेराड है। नीचे की जगह देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो ये आपका 2 माइक्रोफेराड है, ये आपका 6 माइक्रोफेराड है। चलो ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। दो सीरीज में है तो दोनों का प्रोडक्ट 3 1 जा 3 अपन नीचे 4। यहाँ पे देखे तो 12/8 मतलब ये हो जाएगा 3/2। इसका क्या होगा? 2 × 6/8 बराबर, तो 2 तो 4 और यहाँ पे 3 से 2 आ जाएगा ना, बराबर है। चलो अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में, तो 3/4 प्लस 3/2, एलसीएम आपका 4 आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा? 6 और 9, तो 9/4 माइक्रोफेराड आंसर आना चाहिए। 36, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स एज शोन इन फिगर। भाई यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटेंस है वो C1 वाला है, ये C2 वाला है और ये C4 वाला है। तो इसका है 1 माइक्रोफेराड है, ये दोनों का मिला के 1 माइक्रोफेराड है, 1 माइक्रोफेराड है, और ये भी 1 माइक्रोफेराड है। तो आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। अरे ये 2 है शायद, नहीं, C2 C3 2 माइक्रोफेराड है, ये 2 माइक्रोफेराड है। तो आपका फिगर क्या हो जाएगा? यहां से ये जो है पहले से ये देखोगे तो आपका 1 माइक्रोफेराड हो गया। ये दोनों का एक ही आ जाएगा 2 2 सीरीज में, तो 2/2 ये भी आपका 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा। और फिर ये तो आपके पास ऑलरेडी 1 माइक्रोफेराड है ही बी के पास। अब ये देखोगे तीनों पैरेलल में आ गए और पैरेलल में तीनों का सम हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 माइक्रोफेराड। 37, the area of each plate shown in figure is A and the distance between consecutive plates is D. What is the equivalent capacitance between point A and B? भाई देखो यहाँ पे एक प्लेट्स फिगर ड्रॉ करके दी है, कैपेसिटेंस कौन से कनेक्शन में वो डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, लेकिन देख लेते हैं जिसका नाम नहीं है उसको नाम दो। ये जो प्लेट है उसका कुछ नाम नहीं है तो उसका मैं नाम दे देता हूं X। पहले कैपेसिटर कितने बन रहे हैं वो डिसाइड करता है। एक कैपेसिटर बनने के लिए 2 प्लेट्स चाहिए, दोनों का पोटेंशियल अलग चाहिए। तो देखो इसका और इसका
तो ये जो स्पेस है उसमें एक की प्लेट एक्स के साथ दूसरे की प्लेट ए के साथ, तो आपका एक कैपेसिटर बना C1। यहां पर दो प्लेट्स के बीच में एक का प्लेट ए के साथ दूसरी बी के साथ, तो यह भी बन रहा है और यहां पर भी कैपेसिटर बन ही रहा है। तो टोटल 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। अभी हमको फाइंड करना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। चलो कनेक्शन कैसा देख लेते हैं भाई। ए कितने कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है? ए प्लेट दो के साथ, एक C1 के साथ एक C2 के साथ। तो एक का कैपेसिटर एक C1 के साथ और एक C2 के साथ। ए जो पॉइंट है एक C1 कैपेसिटर के साथ उसकी एक प्लेट है, एक C2 के साथ। सिमिलरली ए और बी के बीच में कितने? ये C2 जो है भाई, C2 जो है उसकी एक प्लेट ए के साथ थी लेकिन दूसरी प्लेट उसकी बी के साथ थी, तो हमने ये कनेक्ट कर दिया। सही लिखा मैंने, है ना? अरे ये क्या किया मैंने? तो ये आपका C1 था, ये आपका C2 था, लेकिन C2 की एक प्लेट ए के साथ दूसरी प्लेट बी के साथ ये हो गई। अभी C3 की बात करेंगे भाई। C3 की एक प्लेट बी के साथ और एक एक्स के साथ, तो मैं यहां पे एक्स पॉइंट बोल देता हूं, एक्स पॉइंट। और ये आपका C3 हो गया, उसकी एक प्लेट ए के साथ दूसरी प्लेट देख लो C3 के बी के साथ। तो हो गया ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में, और इसका जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में। तो ये दोनों का मिला के क्या हो जाएगा? C/2। और ये इसके साथ पैरेलल में, तो इसी इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2 प्लस C 3C/2। लेकिन हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो होने वाला है ε0A/d। आंसर है ही नहीं, लो कर लो बात। तो ये आंसर आ जाएगा 3/2 ε0A/d। चलो सेम आया। द एरिया ऑफ ईच प्लेट shown in figure is A, the distance between two consecutive plates is D, what is the equivalent capacitance? देख लो यहां पर फिर से कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। चलो सबसे पहले नाम देते हैं। इसका नाम तो है, इसका नाम तो है, इसका नाम नहीं है, तो यहां पे रख देते हैं X। इसका एक प्लेट X के साथ एक भी A के साथ, तो यहां पे एक कैपेसिटर बना, यहां पर भी दूसरा कैपेसिटर बना, ये भी तीसरा कैपेसिटर बना, तीनों बन रहे हैं। अभी देखेंगे तो मुझको A और B के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो चलो एक इसके साथ कनेक्टेड है भाई, एक C1 के साथ एक C2 के साथ, तो A में से दो कैपेसिटर्स की प्लेट निकल रही है, एक C1 की प्लेट एक C2 की प्लेट, एक एक प्लेट। और ये दोनों की दूसरी प्लेट X के साथ ही है, मतलब इसका ये जो है वो X के साथ कनेक्टेड है। C1 की एक प्लेट A के साथ, एक प्लेट X के साथ, C2 की भी एक प्लेट ए के साथ इसके साथ, और जो रिमेनिंग C3 रहा उसकी एक प्लेट देख लो X के साथ और एक B के साथ। तो आपका फिगर ये हो गया। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, मतलब 2C, इसके साथ ये सीरीज में, तो आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। C निकल गया तो ये 2C/3, तो ये 2/3 और C की जगह पे लिख सकते हैं ε0A/d। कहां पर ऐसा आंसर? A 39। The equivalent capacitance of capacitor C1 and C2 connected in parallel is 25/6 times the equivalent capacitance of series combination of this capacitor। मैं समझो एक चीज, हमने दो कैपेसिटेंस लिए, एक C1 और पहले इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया C2, तो पैरेलल में, फिर हमने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया C1 C2 को, तो हमको मिलेगा CS। तो हमको बोला क्या है कि भाई पैरेलल कनेक्शन का कैपेसिटेंस सीरीज कनेक्शन के कैपेसिटेंस से 25/6 टाइम्स है। चलो सीरीज पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2। सीरीज में क्या होता है भाई? हमको पता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो यहां पे सामने भेजते हैं, तो C6 सामने आएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 25 C1 C2 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है C1 अपॉन C2, और ध्यान रहे C1 बड़ा है तो रेशियो आपका एक से तो बड़ा ही होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6C1 स्क्वायर प्लस 12C1 C2 प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 C1 C2 पे देख लो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया और 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इसका मिड टर्म होगा, मिडल टर्म क्या होगा? 2C1 C2, उसके साथ 6 होगा तो बीच में 12 आएगा और यहाँ पे 6 रह गया। तो इसको ठीक से लिखे तो क्या हो जाएगा? 6C1 स्क्वायर माइनस 13C1 C2 प्लस 6C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ऑपोजिट लाया मैं।
लेकिन मुझको तो फाइंड करना है C1 अपॉन C2। एक काम करता हूं, पूरे इक्वेशन को C2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो गया C1 अपॉन C2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैंने C2 स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको C2 से करूंगा तो 13 इंटू C1 अपॉन C2 प्लस यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। चलो C1 अपॉन C2 को मैं बोल देता हूं m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 13m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या पड़ेंगे, 6 6 36, तो 85 नहीं 94, तो यहाँ पे हो जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 4m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3m, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 3 माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3m माइनस 2 और यहाँ पे 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे तो m इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है। इसको कंपेयर करोगे तो m इज इक्वल टू 2/3 आएगा और दूसरा आपका m आ रहा है 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C1 अपॉन C2 एक बार आ रहा है 3/2 और एक बार आ रहा है 2/3, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन हमको बोला है C1 बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसमें से आंसर हम लिख सकते हैं 3/2 ही। सही है, सही है, अच्छा क्वेश्चन था। 40, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ एन एयर फील्ड कैपेसिटर इज D। भाई सबसे पहले एक कैपेसिटर था जिनकी दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D था, तो उसका कैपेसिटेंस C0 क्या था, एप्सिलॉन 0 A/D, तब उसका कैपेसिटेंस था C। इट इज फील्ड विथ 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 236 एंड देन नाउ इट्स कैपेसिटेंस। ओके, मतलब इक्वली इस वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन हम मान लेंगे कि भाई ये कैपेसिटर था, उसको इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट और तीसरा बीच वाला कोई और कलर ले लेता है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ का डाइलेक्ट्रिक है K इज इक्वल टू 2, यहाँ का डाइलेक्ट्रिक है 3, यहाँ का डाइलेक्ट्रिक है 6। ये डिस्टेंस आपका हो गया D/3, ये भी D/3, ये भी D/3। ये पेयर, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, भाई मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि मान लो कि यहाँ पे D1 है और डाइलेक्ट्रिक K1 है, तो D1 अपॉन K1, यहाँ पे लिखोगे तो D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3। चलो इसको ठीक से लिखते हैं, एप्सिलॉन 0 A। D1 की जगह पे क्या D/3 और K1 आपका कितना है 2, यहाँ पे प्लस D/3 और K2 कितना है 3 प्लस यहाँ पे D/3 और ये कितना है 6 हो गया। तो फिर यहाँ पे एप्सिलॉन 0 A बाय ये D/6 हुआ, ये D/9 हुआ, ये D/18 हुआ, तो एलसीएम 18 निकल जाएगा, तो 18 और नीचे कितना बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन 0 A/D, तो ये हो गया 3 और वो आपका C था, तो आपका नया कैपेसिटेंस आ जाएगा 3C। देखो ठीक से, एक बार ध्यान से देख लो। 41, सेम क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन एयर बिटवीन प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराडे। भाई एक कैपेसिटर था जिसकी दो प्लेट्स के बीच में एयर थी, ये D था, तब उसका कैपेसिटेंस C0 क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A/D, और वो है 9 पिकोफैराडे। द सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज नाउ फील्ड विथ 2 dielectric. One dielectric has dielectric constant 3 and thickness D/3, while the other one has dielectric constant K2 is equal to 6 and thickness 2D/3, न्यू कैपेसिटेंस। तो भाई हमने यहाँ पे क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल दो पार्ट में नहीं किया है, इक्वल नहीं किया है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन ये जो पार्ट है उसकी थिकनेस है D/3 और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3। ये जो है वो है 2D/3 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, है ना। ओके, तो यहां पे देखेंगे भाई नया कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। एप्सिलॉन 0 A, D1 कौन है भाई, D1 आपका है D/3, तो D/3 और ये 3 K1
दूसरा है आपका 2D/3 और K2 आपका है 6। तो इसको ठीक से लिखोगे तो एप्सिलॉन 0 A/D, ये हो गया D/9 प्लस ये भी D/9, तो 9 तो एलसीएम हो गया तो ऊपर चला जाएगा 9 एप्सिलॉन 0 A/D/2, नीचे 2D/9 हो जाएगा ना। ओके, लेकिन एप्सिलॉन 0 A/D तो आपको दिया है 9, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9/2 इंटू 9 81/2, ये हो जाएगा 40.5 माइक्रोफेराडे। है कोई ऐसा आंसर? 40.5 माइक्रोफेराडे। Which of 7 capacitors each of 2 microfarad is possible to obtain equivalent capacitance 11/2 microfarad between A and B? भाई ऐसा जो केस आएगा उसमें आपको ट्रायल एंड एरर मेथड ही करनी है, 1 बाय 1 सब चेक कर लो, बराबर है। जो आंसर बैठेगा वही हमको ले लेना है। देखो हर एक का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड, तो देख सकते हो इसका इक्विवेलेंट, भाई ये तो सब सारे किस में, पैरेलल कनेक्शन में है। तो यहाँ पे पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, NC, तो यहाँ पे 5 है, वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 10। ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो सीरीज का क्या होता है C/N, ये 2 है तो और उसका वैल्यू है 2/2, तो ये 1 हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, इसका 10 इसका 1, दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। अरे ये तो पहले में ही आ गया ना, ये तो 10/11 आया भाई, पहले में नहीं आ रहा है, ये गलत है। चलो दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा चेक कर ले, इसका 2 2 2 2, तो ये हो जाएगा आपका 8, यहां पे हो जाएगा 2/3, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा यार, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, छोड़ो इसको। चलो यहां पे देख ले तो क्या होगा, ये है 2 2 2, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफेराडे, और ये 2 2 2 2 मतलब इसका हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2, और 6 और 1/2 एक दूसरे के सीरीज कनेक्शन में, तो इसको देख सकते हैं क्योंकि 6 12 हो सकता है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ये तो एलसीएम में 6 आ रहा है, 6/12 जैसा हो रहा है, ये भी नहीं आने वाला है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। इसका फिर से एक बार देख ले, ये 10 और ये 1 नहीं आ रहा है, इसका देख ले। चलो ये 2 ये 2, तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 2/5 सीरीज में, तो इसका क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2/5, यहां पे हो जाएगा 2/5, तो यहां पे एलसीएम आएगा 4, अरे ये तो एक में भी नहीं आ रहा है, 4/11 पे नहीं आ रहा है, यहां पे कुछ गलती है, मुझको लगता है ये 10/11 होना चाहिए, 10/11, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। नहीं हो रहा है, एक में भी नहीं हो रहा है, चेक कर लेना, बराबर है। 43 इन द फिगर बिलो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, भाई ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। देखो एक कैपेसिटर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों प्लेट का पीडी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहां पर देखो इसका पीडी ये है ए के साथ और दूसरा पीडी यहां पे कहीं पर होगा, लेकिन ये कैपेसिटर को देखोगे तो उसकी दोनों प्लेट यहां पे कनेक्टेड है, दोनों प्लेट कनेक्टेड है, बीच में वायर के सिवा कुछ नहीं है, मतलब ये शॉर्ट हो गया, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो यहां पर 2 ही बचे, तो आपका ए है, वहां से सी, दूसरा भी सी, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज का इक्विवेलेंट होगा C/2, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। 44 सिमिलर क्वेश्चन है तो देखो यहां पर इसका एक बी के साथ प्लेट, दूसरी प्लेट भी बी के साथ, मतलब ये फिर से शॉर्ट हो गया, और फिर यहाँ इसकी एक प्लेट ए के साथ, इसकी एक प्लेट बी के साथ, इसकी एक प्लेट ए के साथ, एक प्लेट बी के साथ, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में हो गए, तो आंसर आ जाएगा 2C। 45 कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड विथ अ बैटरी कनेक्टेड, भाई बैटरी को कनेक्ट ही रखना है, समझो एक कैपेसिटर है, उसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट की, वोल्टेज V है, बराबर है, इस पे चार्ज Q मान लेते हैं, और क्या हुआ है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड, ओके इनिशियली इसका कैपेसिटेंस C था, इस पे चार्ज Q था, पोटेंशियल V था, बराबर है। अभी क्या कर रहे हैं भाई, अभी हम यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस तो उसका K टाइम्स हो जाएगा, बैटरी डिस्कनेक्ट
नहीं की है, बैटरी कनेक्टेड ही रखी है, तो पोटेंशियल तो वही रहेगा, और जो वही रहेगा तो Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस के टाइम होगा तो नया चार्ज भी पहले से के टाइम हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, V रिमेन्स कांस्टेंट, Q इंक्रीजेस और सी बी इंक्रीजेस, दोनों सभी इंक्रीज हो गए V के सिवा। 46 देखो ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। बैटरी जॉइंड विद द कैपेसिटर इज डिटैच्ड फ्रॉम इट एंड देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो एक बार हमने V वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज कर दिया तो इसका चार्ज Q फिक्स हो गया, इसका पोटेंशियल V है, V से हमने चार्ज किया और उसका कैपेसिटेंस C। फिर हम क्या करेंगे, फिर ये कैपेसिटर को हम बैटरी से अलग करके यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम इंसर्ट करने वाला है, तो उसका कैपेसिटेंस केसी हो जाएगा। लेकिन बैटरी तो हमने डिटैच कर दी, मतलब यहाँ पे चार्ज चेंज होने वाला नहीं है, और पोटेंशियल भी के पार्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, V डिक्रीजेस और C इंक्रीजेस। कहां पर ऐसा आंसर, आपका आंसर C आ जाएगा। 47 each of 27 identical spherical drop of conduction liquid is charged up to potential V0. The coil is to form a big drop. What is the potential on the surface of big drop? पर यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, सारे फॉर्मूला देख लेना। मान लो कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉप्स है, हर एक ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल r, इसका चार्ज है Q, इसका कैपेसिटेंस है C, इसका पोटेंशियल है V, है ना। हर एक स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज, तो स्मॉल जो ड्रॉप है उसका चार्ज Q, उसका कैपेसिटेंस बोल देता हूं CS, उसका पोटेंशियल कैपेसिटेंस CS और पोटेंशियल VS और रेडियस R, ये सभी को हमने कंबाइन करके एक बड़ा सा ये बना लिया ड्रॉप, जिसकी रेडियस होगी कैपिटल R, जिसका टोटल चार्ज होगा कैपिटल Q, कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटेंस बिग और पोटेंशियल होगा V बिग। और कितने ड्रॉप्स है, n ड्रॉप्स, तो फॉर्मूला याद रखना, चार्ज कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, बड़े ड्रॉप्स का चार्ज n टाइम हो जाएगा। उसकी रेडियस देख लोगे तो n की 1/3 r जितनी हो जाएगी, छोटे ड्रॉप से उसकी रेडियस इतनी हो जाएगी। उसका बिग का कैपेसिटेंस n/1/3 टाइम्स हो जाएगा स्मॉल से, और पोटेंशियल 2/3 टाइम्स हो जाएगा स्मॉल से। तो यहां पर आपको पोटेंशियल बोला है, तो V बिग इज इक्वल टू n/2/3 ऑफ V स्मॉल। आपने 27 ड्रॉप्स कंबाइन किए तो 2/3 और यहाँ पे V स्मॉल, इसका सबसे पहले क्यूब रूट निकलेगा तो 3 का स्क्वायर तो 9VS, कहां पे आंसर आ जाएगा 9V0। 48 इन द फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज 1 माइक्रोफैराड। भाई ये और B के बीच में कितना है, 1 माइक्रोफैराड है, द वैल्यू ऑफ C। भाई इसको गौर से देख लो, ये 5 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो ये हो गया 7 माइक्रोफैराड है। और ये 7 माइक्रोफैराड जो है वो C के साथ सीरीज में है, ये 7 माइक्रोफैराड है और ये C, और ये सबका इक्विवेलेंट हो रहा है 1, तो ये दोनों का क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम इज इक्वल टू 1। तो 7C इज इक्वल टू 7 प्लस C, 6C इज इक्वल टू 7, तो C इज इक्वल टू आ गया 7/6। कहां पर ऐसा, तो B आंसर आपको मिल ही जाएगा। 49 when 4 Faraday, 6 Faraday, 12 Faraday capacitor are joined in series, their equivalent capacitance is equal to CS। CS है भाई सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 1/CS इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, तो एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बाकी है, यहाँ पे 2 बाकी है, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 6/12, मतलब आपका CS मिल जाएगा 2 Faraday। एंड व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू CP। भाई पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो डायरेक्ट सम ही करते हैं हम, 4 + 6 + 12, तो ये हो गया 22। सो द रेशियो ऑफ CS अपॉन CP, CS क्या है 2 अपॉन CP क्या है 22, तो ये हो गया क्या 1/11। कहां पर है आंसर, तो B आंसर आ जाएगा। 50th
radius of hollow metallic sphere is r. The potential difference between 2 points at a distance r and 3r from its center is v. What is the electric field at distance 3r from the center? ओके, क्या बोला है, देखो सिचुएशन समझो। एक r रेडियस वाला एक स्फीयर है, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, सपोज वी आर, यहाँ का पोटेंशियल है वी आर, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जो यहाँ से 3r डिस्टेंस पे है, वहां का पोटेंशियल ले लेते हैं v3r। तो क्या बोला है, r डिस्टेंस पे और 3r डिस्टेंस पे जो दो पॉइंट है वो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस v है। मतलब क्या, यहाँ का पोटेंशियल vr, यहाँ का पोटेंशियल v3r, ये दोनों का डिफरेंस है v। चलो इस पे चार्ज q मान लो, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा kq/r, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा kq/3r, और ये है v, ये हो जाएगा 2/3 kq/r इज इक्वल टू v। तो kq/r हो गया 3v/2, kq/r हो गया 3v/2। ओके, तो ये हमने एक रिलेशन गेन किया, लेकिन हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा kq/r², लेकिन r की जगह पे डिस्टेंस कितना 3r², क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे kq/9r²। एक काम करते हैं, हमारे पास kq/r है, तो यहाँ पे 1/9r लिखते हैं, और बाजू में लिख देता हूं kq/r। इसकी जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 3v/2, तो ये 3 जा v/6r, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा v/6r, आंसर आ जाएगा। सही है, सही है। खत्म हो गए मेरे हिसाब से 50 MCQs थे। चलो बच्चों, तो आई होप कि आपको ये सब पता चला होगा। तो देखो मैं बोल रहा हूँ ये सब मेथड के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएंगे, ये मेथड के आ सकते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करते रहो, बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर 13 के साथ, बराबर, न्यूक्लियस। चलो तब तक पढ़ते रहो।